Hello friends, welcome to Syncody Education. I'm Muskan Kaul in front of you all, class 9th. तो जैसा हमने लेक्चर 3 जो है अपने कंप्लीट कर लिए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के, आज है हम लेक्चर नंबर 4 पे। तो आज ये वाला जो लेक्चर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए हुए जो हम हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रदरफोर्ड जो यानी जिन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था, अर्नस्ट रदरफोर्ड जिनका नाम है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये बॉर्न हुए थे स्प्रिंग ग्रूव में ऑन 30 अगस्त 1871। तो आप देख लो कब की बात है, 1871 की बात है गाइस। इन्हें जो है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किस लिए फेमस हुए थे? इनका जो वर्क था रेडियो एक्टिविटी एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। जो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं उसी के थ्रू क्या हुए थे गाइस, ये जो थे रदरफोर्ड जी, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में 1808 में। तो चलिए गाइस, ये तो पढ़ लिया है हमने रदरफोर्ड जी के बारे में। तो अब चलते हैं रदरफोर्ड के मॉडल पे, जो एक एटम के बेसिस पे उन्होंने एक मॉडल दिया था। और उन्होंने क्या कहा था, वो जो थे काफ़ी इंटरेस्टिंग थे ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। उनको ये कैसे पता चला? क्योंकि हमें जो है बेसिक पहला जो मॉडल था वो किसने दिया था? थॉमसन जी ने दिया था। तो थॉमसन जी के में हमने कल, आप याद करना लास्ट लेक्चर में हमने उनके जब ड्रॉबैक्स देखे थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि है ना, वो जो थे थॉमसन जी का जो मॉडल था वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को प्रूफ नहीं कर पाया था। तो इसलिए एक ड्रॉबैक वो भी था कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो क्या हुआ होगा ऐसा कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ? उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ बताई थी, एटम के जो स्ट्रक्चर वगैरह है उनके बारे में उनका काम बहुत सालों तक चला था, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनके जवाब वो नहीं दे पाए थे। तो उसके बाद जो है अब रदरफोर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on the thin gold foil. अब इस एक्सपेरिमेंट में जो है रदरफोर्ड ने दो चीज़ों के साथ डील किया था गाइस। पहली चीज़ जो थी वो थी अल्फा पार्टिकल्स। क्या थे वो? अल्फा पार्टिकल्स थे जो हीलियम के पार्टिकल्स थे, जिनका मास कितना था? 4u था, ठीक। और दूसरा था गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल जो थी ये 1000 एटम्स की बनी हुई थी, यानी 1000 एटम्स की बनी हुई थी। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बारीक और कितनी थिन सी, पतली सी रही होगी ये गोल्ड की फॉइल। तो अब मैं आपको सबसे पहले एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, हम उसके बिहाफ पे जो है पूरा अपना एक्सपेरिमेंट देखेंगे, तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो गाइज, ये एक बॉक्स है जिसमें क्या है, अल्फा पार्टिकल्स पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? अल्फा पार्टिकल्स, ठीक। इसको हम सोर्स भी कह सकते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पे ठीक इसके सामने एक वही पतली सी गोल्ड फॉइल रखी गई है जो 1000 एटम्स की बनी हुई है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे इसके आसपास एक ऐसे स्क्रीन टाइप बनी हुई है सी शेप की। ये सी शेप की स्क्रीन बनी हुई है गाइस, जो किससे बनी हुई है? जो बनी है फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड से। ये जिंक सल्फाइड का यूज़ हमने पूरे इसमें देखा है। फ्लोरोसेंट मटेरियल है जिंक सल्फाइड से। जब कोई भी मटेरियल टकराता है तो जिंक सल्फाइड क्या, एक चमक पैदा करना स्टार्ट कर देता है, एक ग्लो पैदा करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए जिंक सल्फाइड की जो सी शेप की स्क्रीन है वो यहाँ लगाई गई थी। अब ये जितनी खाली स्पेस जो हमें दिख रही है, यहाँ से बेसिकली क्या हुआ था, यहाँ से देखिए बीम पास हुई थी। ये बीम क्या थी? इस बीम में थे अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे थे गाइस? अल्फा पार्टिकल्स बहुत एक ज़्यादा हाई वेलोसिटी से पास हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी सोर्स में से निकल रहे थे, और जो फॉइल थी, फॉइल को क्या पेनिट्रेट करके आगे पास हो रहे थे, यानी इस गोल्ड फॉइल को चीर करके जो है क्या, वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो आगे पास हुए और स्क्रीन से जाके टकराए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स थे जो खाली सीधे सीधे पास हो गए, उनको हम अभी नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए,
कुछ पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो थोड़े से क्या डेविएशन के साथ आए, मतलब आप ये देख पा रहे हो, तो इनको हमने क्या नाम दे दिया है, इनको हमने नाम दे दिया है बी, यानी बहुत छोटे से एंगल के डेविएशन के साथ ये लोग आए। और उन 12,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या हुआ, जो वापस यहाँ से टकरा करके रिफ्लेक्ट बैक हो गया, यानी इससे टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो जो रदरफोर्ड जी थे उनको क्या लग रहा था कि सारी चीजें आगे पास हो जाएगी, लेकिन ये जो एक रिफ्लेक्शन का केस हुआ इसने उनको टेंशन में डाल दिया। अब ये क्यों हुआ होगा, इसकी ऑब्जर्वेशंस हम पढ़ेंगे, लेकिन आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स स्क्रीन पे जाके टकरा रहे थे तो क्या हो रहा था, एक ग्लो पैदा हो रहा था, यानी एक चमक पैदा हो रही थी, जिससे क्या पता चल रहा था, जिससे पता चल रहा था कि हाँ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो यहाँ स्ट्राइक हुए हैं, तभी तो ग्लो आया, तभी तो चमक आई। क्लियर? तो रदरफोर्ड जी ने क्या किया था, ये जो है एक्सपेरिमेंट ऐसे परफॉर्म किया था। अब इन्होंने यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाई ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉइल इन अल्फा पार्टिकल्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। सिर्फ उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे एक और डायग्राम दे रखा है, बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया गया है यहाँ पे एक, इसके बेसिस पे भी आपको समझा देते हैं। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स हैं, यानी ये जो अल्फा पार्टिकल्स, हाँ एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो कैसे हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से जा रहे हैं, ये सर्कुलर गोल्ड सी आपको फॉइल दिख रही है, ये इस गोल्ड फॉइल से जाके क्या कर रहे हैं गाइस, टकरा रहे हैं। टकराने के बाद क्या हो रहा है, उस गोल्ड फॉइल को चीरते हुए कहाँ जा रहे हैं, ये आगे, यानी पेनिट्रेट कर रहे हैं। ठीक, तो अब आप देखो कुछ फॉइल्स जो है वो सीधे सीधे चले गए, मोस्ट ऑफ द जो फॉइल पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल्स वो क्या हो गए, स्ट्रेट पास हो गए। ठीक, कुछ जो थे जिनमें स्मॉल सा हमें डिफ्लेक्शन दिखा, और कुछ में क्या दिखा, कुछ में कुछ ज्यादा ही डिफ्लेक्शन दिखा, जैसे ये वाला आप देखो यहाँ का डिफ्लेक्शन यहाँ शो हो रहा है, लेकिन उनमें से खाली उन 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो यहाँ से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ठीक है गाइस, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा इस डायग्राम के थ्रू, राइट। अब चलते हैं हम आगे। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन एज लेयर। गोल्ड फॉइल सेलेक्ट करने का रीजन क्या था, उनको बहुत ही बारीक सी लेयर चाहिए थी, और गोल्ड फॉइल में कितने एटम्स थे, 1000 एटम्स जितनी थिक थी, तो आप सोच सकते हो कितनी बारीक हुई वो। और अल्फा पार्टिकल्स जो थे गाइस वो डबली चार्ज पार्टिकल्स थे। किसके पार्टिकल्स थे, वो हीलियम आयन से बने हुए थे, हीलियम आयन से बने हुए थे, इसलिए उनका मास कितना है, हीलियम का मास कितना होता है गाइस, 4u, तो आयंस का मास भी क्या हो गया, 4u हो गया। दूसरी बात, ही अल्फा पार्टिकल्स को लेने के पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि बहुत स्पीडली इनकी वेलोसिटी थी, बहुत फास्ट मूविंग जो थी, इनमें एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, ताकि ये जो अपने सोर्स में से बम्बार्ड होते थे, एकदम से बहुत जोर से निकलते थे और सीधे कहाँ जाके टकराते थे, फॉइल पे टकराते थे। और कुछ तो क्या करते थे, फॉइल को पास कर लेते थे, कुछ स्मॉल डेविएशन के साथ डिफ्लेक्ट हो जाते थे। ठीक, और उनमें 12,000 में से एक पार्टिकल था जो वापस रिटर्न बैक हो गया। और ये जो हमें कैसे दिखा, क्योंकि इसके पीछे हमने एक सी शेप की क्या लगा रखी थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी थी, जिससे क्या कर रहे थे, पार्टिकल जाके टकरा रहे थे और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे एक ग्लो पैदा हो रहा था, यानी एक चमक आ रही थी। क्लियर? Next, it was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atom. अब ये क्या पता चला कि भाई ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये कैसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी वो जो एटम है उसके अंदर कुछ तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहे होंगे। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, एक एटम के बात करूं, मैं एक गोल्ड एटम की मैं बात करूं, तो गोल्ड एटम की अगर एक एटम की बात हो रही है यहाँ पे, तो यानी उसमें कुछ तो सब एटॉमिक पार्टिकल रहे होंगे जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जिसके कारण वो, सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हेवियर, जो अल्फा पार्टिकल थे वो बहुत ज्यादा हैवी थे, किससे, प्रोटॉन से भी। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। जो रदरफोर्ड थे उनको क्या लगता था, उनको लगता था कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये नॉर्मली पास हो जाएंगे, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स इतने भारी थे, इतने हेवी थे कि वो पेनिट्रेट करते हुए चले गए गोल्ड फॉइल को भी।
ठीक, यानी गोल्ड फॉइल से ज्यादा हैवी कौन थे? गोल्ड फॉइल के अंदर जितना भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे उनसे ज्यादा हैवी कौन थे? हीलियम एटम्स थे, यानी हीलियम आयंस थे, अल्फा पार्टिकल्स थे। तो ये वाली चीज एक थी, इसीलिए गोल्ड फॉइल और अल्फा पार्टिकल को ही चुना गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। तो हमें ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, क्या पता चला गाइस? अभी मैंने आपको बताया था 3 तरीके के पार्टिकल आए। एक तो जो सीधे पास हो रहे थे इस गोल्ड फॉइल में से, ये इसको हम ए नाम दे दें, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास हुए। दूसरे जिन्होंने थोड़ा सा जो है डिफ्लेक्शन शो किया, ठीक, ये हो गए बी। और तीसरा क्या था? जो यहाँ से वापस आ गया, उसने तो रिफ्लेक्शन ही हो गया, उसमें तो वापस जाके टकरा के वापस रिबॉन्ड हो गया वो। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस देखी गई थी रदरफोर्ड के थ्रू, राइट। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अब कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में क्या हुआ? थॉमसन ने क्या कहा था? एक एटम है भाई, एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है? एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है खाली, और उन पॉजिटिव चार्ज में बीच में से जो है कहीं पे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। यही कहा गया था रदरफोर्ड के थ्रू। लेकिन यहाँ तो ऐसा इसका उल्टा हुआ। कैसे उल्टा हुआ? कि हीलियम आयन तो पेनिट्रेट करते हुए कुछ तो आगे निकल गए, कुछ क्या हुए, टकरा, मतलब कुछ में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हुआ, और वो एक पार्टिकल जो वापस रिबॉन्ड हुआ उसके बेसिस पे क्या हुआ कि भाई ऐसा तो ये तो मान लो कि ये जो है यहाँ पे इस एटम की अगर बात करें तो इसमें कोई पॉजिटिव पार्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर पॉजिटिव पार्टिकल होता तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाते, ठीक। तो जो गोल्ड की अगर बात करें हम, एटम में जो स्पेस होती है वो एम्प्टी होती है। क्यों? क्योंकि उस गोल्ड फॉइल में से बहुत सारे जो हैं हमें डिफ्लेक्शंस भी शो हुए थे। Clear? Very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space. बहुत कम ने डिफ्लेक्शन शो किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। A very small fraction of alpha particles were deflected by 1800, indicating that the positive charge and mass of gold atom were concentrated in very small volume with the atom. ये भी कहा गया भाई पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, यानी इसका मतलब क्या है? मास ऑफ गोल्ड एटम जो है ना वो कम है। किससे कम है? जो अल्फा पार्टिकल्स है उनके मास से कम है, ठीक। फ्रॉम द डेटा ही कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 to the power 5 टाइम्स, 10 to the power 5 है गाइस, लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चली। वो क्या पता चली? कि भाई इसमें अंदर कुछ होता है, इस एटम के अंदर कुछ होता है जो क्या, जहां से जब वो रेज आ रही हैं, अल्फा पार्टिकल्स आई, वो क्यों टकरा के बाहर आई, यानी इसके अंदर कुछ है, ठीक। उसको क्या नाम दे दिया गया था? उसको नाम दे दिया गया था न्यूक्लियस, नाम दिया गया था। और क्या कहा गया था? इस न्यूक्लियस का जो साइज है ना वो एटम के साइज से 10 to the power 5 टाइम्स छोटा है, ठीक है। तो आई होप इतनी कहानी जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक डायग्राम के साथ देखते हैं। यहाँ पे आप ये डायग्राम चेकआउट कीजिए। इस डायग्राम में क्या है कि रदरफोर्ड को जो लगता था क्या होगा कि एक्सपेक्टेडली रदरफोर्ड सोचते थे कि सारे जो पार्टिकल्स थे वो सीधे सीधे अल्फा पार्टिकल्स पेनिट्रेट कर जाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ? कुछ तो सीधे पास हुए और कुछ ने शो क्या किया? डिफ्लेक्शन शो किया। कुछ तो क्या हुए? स्मॉल एंगल के साथ डेविएट हो गए, और उन 12,000 में से एक तो क्या हुआ? वापस आ गया हमारे पास। कुछ तो फॉर एग्जाम्पल बोलूँ ऐसे सीधे सीधे चलते गए, गोल्ड फॉइल दिखी और वापस आगे सीधे आ गए, ठीक। कुछ क्या हुए? गए, उन्होंने देखा नहीं अंदर कुछ है और वापस रिबॉन्ड हो गए। तो इससे क्या कंक्लूड हुआ कि जो 12,000 में से एक पार्टिकल वापस आया है उसके पीछे किस चीज का राज है, यानी इस एटम के अंदर ऐसी कुछ चीज पाई जाती है जिसका मास बाहर के जो अल्फा पार्टिकल्स है उनसे ज्यादा है, इसलिए वो क्या हो रहे हैं? रिबाउंड हो रहे हैं या फिर डेविएशन शो कर रहे हैं। क्लियर गाइस? नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स पे। तो देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। अब यहाँ क्या कहा गया कि भाई
एक एटम में पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। तो ये मैं अगर एक एटम की बात करूं तो इन्होंने क्या कहा कि इस एटम में जो बीच में पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियस का दिया ना, उसका चार्ज कैसा है, वो है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। और क्या कहा गया, जितना भी मास है ना एक एटम का, वो कहाँ पाया जाता है, इस न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के ऐसे साइड्स में रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर पाथ में। एक सर्कुलर पाथ में जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। एंड द थर्ड पॉइंट इज, जो साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा है एक एटम के साइज के कंपैरिजन में। कितना छोटा है अभी बताया, 10 to the power 5 टाइम्स छोटा है एक एटम के न्यूक्लियस का साइज एक एटम से। होप ये फीचर्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो रदरफोर्ड का कहना कुछ इस प्रकार था। यहाँ अब आप चेक कर सकते हैं कि भाई ये तो एक न्यूक्लियस है, ठीक, न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब इस न्यूक्लियस के आसपास कुछ ऑर्बिट्स रिवॉल्व करते हैं, कुछ इस टाइप के जो ऑर्बिट्स यहाँ दिखाए हैं, और उन ऑर्बिट्स में हमें क्या मिलते हैं, उन ऑर्बिट्स में हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ये कहा गया था रदरफोर्ड के द्वारा। लेकिन जैसा हम जानते हैं हर किसी चीज में ड्रॉबैक तो होता ही है। तो रदरफोर्ड के सामने जो क्वेश्चन आया वो ये था कि रदरफोर्ड जी आप कह रहे हैं कि बीच में जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, उसके इर्द गिर्द जो है नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, तो क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं होंगे चार्जेस, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, अगर सेम चार्जेस की बात होती तो बिल्कुल मान लेते कि रिपेल हो रहा है। तो रदरफोर्ड ने कहा अरे ऐसे नहीं घूम रहे, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। लेकिन बात तो वही थी, उनका भी कहना सही था कि भाई जब इतना ज्यादा ऐसा हो रहा है, चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसी बेसिस पे वो फेल हो गए थे ये एक्सप्लेन करने में कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। भाई फॉल का होने चाहिए आपके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि अट्रैक्शन का रिजल्ट है वो। तो दूसरा, रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। हाँ, उनसे ये भी पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ज्यादा बड़ा बन गया गाइस, ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द जो ऑर्बिट है, सर्कुलर पाथ है, उसमें क्या जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या रिवॉल्व कर रहे हैं गाइस, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो क्या उनकी जगह स्टेबल है, मतलब वो कैसे जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्या वो स्टेबल है या चल रहे हैं, बेसिकली क्या है। तो वो इस चीज को भी बताने में फेल हो गए थे। और एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। भाई ऑब्वियस सी चीज है, इस सर्कुलर पाथ में जब भी कोई सर्कुलर ऑर्बिट में कोई भी पार्टिकल घूमेगा तो वो क्या करेगा, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियस सी चीज है ये। तो इस एक्सेलरेशन से क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो एनर्जी भी तो जनरेट करना शुरू कर देंगे। भाई रदरफोर्ड तो कंफ्यूजन में आ गए, अब मैं क्या करूं। Thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। बिल्कुल, ये जो यहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं ऑपोजिट चार्ज, क्या ये न्यूक्लियस में जाके गिर नहीं जाते। जैसे एक डायग्राम बताती हूँ, ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक, यहाँ पे जो ये रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ गिर नहीं जाते हैं, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस की बात हो रही है। दिस वर्स सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हेंस मैटर डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। हम क्या जानते थे गाइज, ये हम बहुत पहले से जानते हैं कि एटम जो हैं वो स्टेबल होते हैं, लेकिन इनकी थ्योरी के कारण तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा। इन्होंने जो बताया उसके कारण तो एटम्स ही अनस्टेबल हो गए। तो ये थे रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स, इसी के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी रदरफोर्ड को। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रदरफोर्ड के बाद आते हैं बोर जी, नील बोर जी जो थे, उन्होंने क्या बोला रदरफोर्ड को, नहीं मेरे भाई तू टेंशन मत ले, मैं क्या करूँगा, तूने बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट किया है, बस मैं थोड़ा सा चेंज करके हम उसके बाद आंसर जो है बराबर दे देंगे, इन लोगों के जो क्वेश्चन है उनका आंसर। तो गाइस ये थी रदरफोर्ड जी की कहानी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इनका जो एक्सपेरिमेंट था
गोल्ड फॉइल और अल्फा पार्टिकल्स का, वो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नील बोर के बारे में पढ़ेंगे गाइज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।